Welcome back to the International Relations series. In the previous discussion, we concluded the outline of international relations syllabus. But do you know the origin of the intellectual principles of international relation existed before even international relation came into existence? अगर आप ये जानते हैं कि international relations के जो origin है और उनकी जो principles की origin है वो IR के academic discipline बनने से पहले exist करते, तो फिर question होगा कि वो एशियन थे या फिर यूरोपियन सेंट्रिक, और अगर वो दोनों में से थे या फिर किसी एक में से था तो डोमिनेंट यूरोपियन वर्जन क्यों है? आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। लेट्स ट्रेस द रूट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली एशियन सेंट्रिक भी है और यूरोपियन सेंट्रिक। अगर हम एशियन सेंट्रिक को डिटेल में देखें तो एशियन सेंट्रिक में हमारे पास चाइनीज फिलोसफर्स है और उनकी फिलोसफी है, और इंडियन सिविलाइजेशन की वजह से हमारे पास इंडियन फिलोसफर्स भी हैं। फिर उसमें हम देखते हैं कि जो चाइनीज फिलोसफर्स हैं, फॉर एग्जांपल सन त्सू, जिनका बुक है द आर्ट ऑफ वॉर। इसी तरह चाइनीज फिलोसफर है जो कि कन्फ्यूशियस के नाम से जाने जाते हैं, उनके बुक का नाम है एनालिक्ट। अब एनालिक्ट्स और आर्ट ऑफ वॉर ने दो बेसिक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की बुनियाद रखी। अगर हम बात करें, ये जो आर्ट ऑफ वॉर है इसकी फिलॉसफी मोस्टली कोर प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म से अलाइन करती है, लेकिन ये जो एनालिक्ट्स ऑफ कन्फ्यूशियस वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडियलिस्टिक एथिकल वैल्यूज, जो कि अभी तक चाइना इसको ओन कर रहा है। इसी तरह अगर हम फर्दर बात करें कि हमारे पास एशियन सेंट्रिक है, उनमें इंडियन फिलोसफर कौन कौन से थे, तो इंडियन फिलोसफर आर क्लियरली वेल नोन। चनाका कोटालिया, जिनके बुक का नाम था अर्थशास्त्र। अब क्वेश्चन यह है कि यूरोपियन सेंट्रिक वर्जन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एकेडमिक डिस्कोर्स में क्यों डोमिनेट है, इनको क्यों इतनी पजीराई नहीं मिली, ये इतने क्यों डोरमेंट रह गए। हम इस क्वेश्चन को जब हम आंसर करेंगे तो हम पहले इसके रूट्स में जाएंगे। अब जब हम इसके रूट्स में जाएंगे तो हमारे पास ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया या पीस ऑफ वेस्टफेलिया आ जाएगा। अब जब हम पीस ऑफ वेस्टफेलिया को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे फर्दर तो हमारे पास इसके प्रिंसिपल आ जाएंगे। जैसे वहां पर एक प्रिंसिपल एग्री हुआ, टेरिटोरियल डिमार्केशन ऑफ द स्टेट। द सेकंड प्रिंसिपल वाज एग्रीड, द सॉवरेनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। Once a king or the president claimed a territory, he must have a sovereignty. और फिर most important was the balance of power, कि जितने भी स्टेट होंगे, जितने भी टेरिटोरियल डिमार्केशन होगी, उनके बीच में पावर बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस ऑफ पावर वुड मेंटेन स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज नॉन इंटरवेंशन। अगर फॉर एग्जांपल टेरिटोरियल डिमार्केशन के पास आप सॉवरेनिटी भी रिकॉग्नाइज करते हैं, तब आपने दूसरे स्टेट की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या डोमेस्टिक अफेयर में इंटरवीन नहीं करना। इसी तरह नेक्स्ट प्रिंसिपल वाज लीगल इक्वालिटी। कोई स्टेट स्मॉलर इन साइज है या कोई स्टेट बिगर इन साइज है, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर इज द सॉवरेनिटी ऑफ अ स्टेट एंड व्हाट मैटर इज द प्रेजेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इन बिटवीन टू स्टेट्स। इट मींस कि दे ओन लीगल इक्वालिटी। तो जितने भी सॉवरेन यूनिट्स थे उनके लिए यह क्लेम किया गया कि दे वुड बी लीगली इक्वल। अब इसी लीगल इक्वालिटी के बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इस लीगल इक्वालिटी को, इस सॉवरेनिटी को और इस टेरिटोरियल, इन सारे प्रिंसिपल्स को दूसरा स्टेट रिकॉग्नाइज करेगा, विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग दैट टाइम। पॉलिटिकल अथॉरिटी की रिकॉग्निशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिकॉग्निशन है, और उसे रिकॉग्नाइज करना है दूसरे स्टेट ने, जिसके बिना पर वेस्टफेलियन सिस्टम बड़ा पॉपुलर हुआ। और वेस्टफेलियन सिस्टम के अगर हम फर्दर रूट्स में जाएं तो हमें मालूम होगा कि ये जो वेस्टफेलियन सिस्टम ओरिजिनेट हुआ है आफ्टर 30 इयर्स वॉर के बाद ओरिजिनेट हुआ है। अब 30 इयर्स का जो वॉर था वो बेसिकली बोहेमिया में ओरिजिनेट हुआ। बोहेमिया के एक सिटी से, प्रॉग से ओरिजिनेट हुआ। अब वहां ओरिजिनेट होने के बाद फिर सारे इलाके ये एक्सपेंड होता गया। अब जब इसकी एक्सपेंशन हुई तो ये जितने भी स्टेट्स थे वो वॉर में, यानी रीजनल वॉर इन टर्म्स ऑफ वॉर स्टडीज आप कह सकते हैं कि रीजनल वॉर डिक्लेयर हुआ, और वॉर वन बाय वन एक्सपेंड होता गया। सो टोटली जब ये प्रिंसिपल एग्री किए गए, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं
इनको एग्री किया गया कि ये प्रिंसिपल आज के बाद हमारे लिए बाइंडिंग फोर्स होंगे। इसी के साथ साथ वजाहत के साथ एक प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस ऑटोनॉमी भी डिक्लेयर किया गया, ताकि ये कोई कंफ्यूजन न रहे कि रिलीजन किसका होगा। और बेसिकली इट वाज रिफाइनमेंट ऑफ द रिलीजियस बिलीफ अबाउट द स्टेट, कि स्टेट अथॉरिटी में रिलीजन का क्या रोल होगा, इसको रिफाइन किया गया। रिफाइन कैसे किया गया? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है क्यूस रिजियो यूस रिलीजियो, इसकी बुनियाद हमें मिलती है पीस ऑफ ऑक्सबर्ग 1555 से, जहां पर प्रिंस ने आपस में स्ट्रगल की पावर के लिए और अपने रीजन को किसी एक रिलीजन के तहत प्रोटेस्टेंट एंड लूथरनिज्म को एक्सपेंड करने की कोशिश की और उसे मेंटेन रखा अपनी सॉवरेनिटी अंदर। अब इसका मतलब क्या है? क्यूस रिजियो यूस रिलीजियो मीन्स के हुज द रियल हिज द रिलीजन, जिसकी हुकूमत होगी, जिसकी बादशाही होगी, उसी का रिलीजन चलेगा। अब यहां तक कहने का मकसद ये था कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स की बिना पर, इन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर हमारे पास एक सिस्टम वजूद में आया, जिसको हम कह सकते हैं कि एक न्यू काइंड ऑफ स्टेट सिस्टम। इससे पहले पेपाल स्टेट हुआ करते थे, जिनकी सॉवरेनिटी सब्जेक्ट होती थी टू रिलीजन एंड टुवर्ड द अप्रूवल ऑफ द पॉप। यहां पर पीस ऑफ ऑक्सबर्ग एंड वेस्टफेलियन मॉडल ने इसको कंप्लीटली सेकुलराइज किया। अब जब स्टेट कंप्लीटली सेकुलराइज हुआ, उसके बाद एक न्यू सिस्टम ऑफ स्टेट क्रिएट हुआ। अब इस फिनोमेना को अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखें और थोड़ा सा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें, एक लेंस की नजर से देखें, इसको हम डॉट्स के साथ दूसरे डॉट को कनेक्ट करें तो हमें ये कंक्लूजन मिलेगा कि ये जो सिस्टम क्रिएट हुआ, ये जो रिलीजन से हटकर सेकुलर सिस्टम क्रिएट हुआ, इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे और उन सर्टेन प्रिंसिपल्स की बिना पर दूसरे स्टेट को यही प्रिंसिपल एक्सपोर्ट किए गए, यानी दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को यही प्रिंसिपल्स एक्सपोर्ट किए गए थ्रू डिफरेंट मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज कोलोनाइजेशन। अब कोलोनाइजेशन के थ्रू इस प्रिंसिपल्स को जब एक्सपोर्ट किया गया तो यही प्रिंसिपल बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी अडॉप्ट किए गए। उसके बाद यही कोलोनाइजेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि इट वाज ग्लोबलाइजेशन ऑफ दिस सिस्टम, कि इस सिस्टम को, ये जो वेस्टफेलियन सिस्टम था, इसको ग्लोबलाइज किया गया। अब इसको ग्लोबलाइज कैसे किया गया? थ्रू कोलोनाइजेशन। और फिर हम ये कह सकते हैं कि जब वेस्टफेलियन सिस्टम ग्लोबलाइज हुआ, इट मीन कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। अब एक स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम को जब क्रिएट किया गया तो हमें मालूम पड़ता है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल सिस्टम को और इस बेसिक यूनिट सिस्टम को हमें स्टडी करने के लिए किसी न किसी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसकी बिना पर हम इस स्ट्रक्चर को भी स्टडी करें और इन आइडियाज, जो प्रिंसिपल्स हैं जो एक्सपोर्टेड हुए हैं, उनको भी स्टडी करें। तो यहां पर एक रिलेशनशिप बनता है बिटवीन द स्टेट एंड बिटवीन द स्ट्रक्चर। अब स्टेट और स्ट्रक्चर के रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो सब्जेक्ट वजूद में आया, उसको हम कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। यहां से बिगनिंग होती है इंटरनेशनल रिलेशंस की एज अ डिसिप्लिन। अब ये तो क्लियर हो गया कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, हमने इंटरनेशनल रिलेशन में यही चीजें स्टडी करनी है। अब बात करते हैं इसी आईआर की एकेडमिक डिसिप्लिन होने की। तो जब हम आईआर की एकेडमिक डिसिप्लिन होने की बात करते हैं, हम डायरेक्टली जाते हैं 1919 की तरफ, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स ने फर्स्ट चेयर ऑफ आईआर एस्टेब्लिश किया इन द ऑनर ऑफ वुडरो विल्सन। अब वुडरो विल्सन बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, उनके ही ऑनर में ये चेयर क्यों एस्टेब्लिश किया गया, उसके पीछे एक रीजन है। 1914 से 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इरा है, इस दौरान वुडरो विल्सन ने जो रियलिस्टिक और पावर मैक्सिमाइजेशन का फिनोमेना था, उसको डिनाई करके एक आइडियलिस्टिक वर्जन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन प्रेजेंट किया। उसी प्रेजेंटेशन के साथ इन्होंने ये आइडिया भी पॉपुलराइज करवाया कि जो इंस्टीट्यूशन है वो ग्लोबल गवर्नेंस के तौर पे काम कर सकते हैं। अब ये ग्लोबल गवर्नेंस का जो मैकेनिज्म था, इसके लिए जरूरत थी इंस्टीट्यूशंस की, और इंस्टीट्यूशन ही की वजह से, चूंकि ये वुडरो विल्सन ने प्रेजेंट किया था ये कंसेप्ट, तो इस बिना पर इस कंसेप्ट को
पॉपुलराइज किया गया थ्रू विल्सोनियन इंस्टीट्यूशनलिज्म। अब उसके बाद ये जो पॉपुलर लाइन है कि टू पुट द लॉइन इनटू, उसकी वजह यह थी कि Wilson believed that the international system is more anarchic and it is very hard to dominate or to control the dominant power. So, because of this jungle law, no one can control each other and everyone struggle to gain as much as power they can do. So, इसी पावर कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने कहा कि वी शुड पुट द लॉइन इनटू जू, ताकि हम पावर को कंट्रोल कर सकें। और इसी पावर कंट्रोल का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो बाद में आउटकम के तौर पे प्रोड्यूस हुआ वो था लीग ऑफ नेशन। और इसी लीग ऑफ नेशन को फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स हम कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इंटरनेशनल रिलेशन के एकेडमिक डिसिप्लिन होने से पहले रिलेशंस नहीं थे, या रिलेशंस जो थे वो स्टडी नहीं होते थे? तो जी, इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है कि इससे पहले जितने भी रिलेशंस थे, इंटरनेशनल रिलेशंस थे बिटवीन द स्टेट्स और अमंग द स्टेट्स, वो स्टडी होते थे थ्रू 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स या मल्टीपल सब्जेक्ट्स, लेकिन उसका कोई बाउंड्री नहीं था और इसी वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस का भी कोई बाउंड्री नहीं है। वो पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल लॉ और हिस्ट्री या डिप्लोमेसी के थ्रू, इन्हीं सब्जेक्ट के थ्रू वो स्टडी होते थे। और इसी बिना पर जो भी व्यू था उस टाइम का वो था ट्रेडिशनल, और ट्रेडिशनल व्यू हमेशा हिस्टोरिक प्रेजेंटेशन और हिस्टोरिकली साइक्लिक व्यू की बात करता था कि एक इवेंट हुआ है और उसके बाद दूसरा इवेंट भी लाजमी होगा और दूसरे इवेंट के बाद एक चेन इफेक्ट क्रिएट होगा और फिर वही साइकिल अगर दोबारा हुआ हिस्ट्री में तो वो रिपीट होगा। मतलब जैसे हम शॉर्टली कह सकते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इस पॉइंट पर बड़ा स्ट्रिक्ट बिलीफ था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम चेंज होता गया एंड व्यूज चेंज होते गए। अब चूंकि हमें मालूम है कि ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर आईआर डिसिप्लिन के तौर पर एमर्ज हुआ, तो ये वार टाइम में 2 चीजें स्टडी होती है, या वार स्टडी होता है यानी करंट, या फ्यूचर स्टडी होता है यानी पीस। अब जब वॉर एंड पीस की स्टडी थी उस टाइम पर इसका इंटरनेशनल रिलेशन का जो स्कोप था वो बड़ा लिमिटेड था, और इसी लिमिटेड होने की वजह से इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेसी को स्टडी किया जाता था। डिप्लोमेसी टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ वॉर, इंटरनेशनल लॉ टू मेंटेन पीस। लेकिन वो इंटरनेशनल लॉ को एक्सरसाइज करना और फिर उसी को मेंटेन करना ये बड़ा मुश्किल काम था। अब इस वजह से वॉर को कंप्लीटली प्रिवेंट करना और पीस को कंप्लीटली मेंटेन करना, ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे उस टाइम ड्यूरिंग 1930s और 1920s के इरा में। अब इन 2 क्वेश्चन को अगर हमने एड्रेस करना है तो हमें उस टाइम लैब्स में जाना पड़ेगा, और उस टाइम पर 2 पॉपुलर व्यूज थे। 2 पॉपुलर व्यूज कौन कौन से थे? जो 2 पर्सपेक्टिव थे वो थे ह्यूमन सेंट्रिक, यानी ह्यूमन नेचर से रिलेटेड। ह्यूमन नेचर से रिलेटेड कैसे थे? अब फॉर एग्जांपल एक ने कहा कि ह्यूमन सेल्फिश है, और सेल्फिश इस वजह से है कि अगर सिस्टम सेल्फिश है, सिस्टम एनार्किक है, तो नो वन वुड रेस्क्यू यू इन द इंटरनेशनल सिस्टम। आपको कोई रेस्क्यू नहीं करेगा और आपने सेल्फ हेल्प पे जाना है, खुद को आर्म करना है, खुद को इक्विप करना है विद ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। पावर मैक्सिमाइजेशन का फिनोमेना यहाँ 2 लेंस से हम देख सकते हैं कि या तो आपने खुद को डोमिनेट करना है ताकि आपको कोई सबऑर्डिनेट ना कर सके, या फिर आपने सिर्फ दूसरे को बैलेंस करना है ताकि आप खुद को डिफेंड कर सके और अपनी सर्वाइवल को इंश्योर करवा सके। अब यहाँ पर दूसरा जो लेंस था वो लेंस था एल्ट्रुइस्टिक, के ह्यूमन नेचर जो है बड़ा एल्ट्रुइस्टिक है, इसमें कोऑपरेशन की एबिलिटीज है और ये कोऑपरेट कर सकता है अगर इसको अपॉर्चुनिटीज दे दी जाए। कंसेप्ट आया कि ये जो पावर है, ये जो इतना मैक्सिमाइज हो रहा है, हर स्टेट अपने लिए पावर को मैक्सिमाइज कर रहा है, क्यों ना इस पावर को ही शेयर करके एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्डर बनाया जाए और जो स्टेट डोमिनेट करने की कोशिश करे वो सारे स्टेट मिलकर उसको कंट्रोल करें। ये एक पर्सपेक्टिव आया लिबरल्स की जानिब से, जो कि इस स्कूल ऑफ थॉट के बिल्कुल अगेंस्ट था। तो यहाँ पर जो पॉइंट आया वो ये था कि हम पावर को कंट्रोल करेंगे, और जब पावर को कंट्रोल करेंगे नो वन वुड डोमिनेट ईच अदर। नो वन वुड डोमिनेट ईच अदर का जो मैकेनिज्म ऑलरेडी हम देख चुके हैं लीग ऑफ नेशन का, उसी की तरफ इन्होंने दोबारा कहा कि लीग ऑफ नेशन एज अ इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द ग्लोबल अफेयर और द ग्लोबल गवर्नेंस। हम ग्लोबल गवर्नेंस को क्या करेंगे? इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे।
लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन उसी टाइम पर जर्मनी पर हैवी रिपेरेशन और हैवी टैक्सेस लगाए गए। हैवी रिपेरेशन का मतलब यह था कि जर्मनी ये अफोर्ड नहीं कर सकता था, प्लस जर्मनी पर ये लाइबिलिटी भी लगाई गई कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जर्मनी ही की वजह से टोटल वॉर की तरफ चला गया। अब यहाँ पर जो लाइबिलिटी थी और रिपेरेशन थे, ये जर्मनी के लिए बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए इन टर्म्स ऑफ यूनाइटिंग द जर्मन पीपल और in terms of bringing monetary and fiscal crisis in Germany। इस टाइम को कैश किया नाज़िस्ट सोशलिस्ट ने और उन्होंने इसको यूटिलाइज किया एंड दे प्रिपेयर्ड themselves for the second world war। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ टाइम पर स्कॉलर एंड एकेडेमिया को ये रियलाइज हुआ कि ये जो हमारे पास ये जो पैसिव ऑर्डर वाला सिस्टम है, कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला सिस्टम है, ये जो लीग ऑफ नेशन जिसने बनाया है, ये इतना इफेक्टिव नहीं है और इसकी इन इफेक्टिवनेस ही की वजह से वर्ल्ड वॉर टू इमर्ज हुआ और वर्ल्ड वॉर टू के लिए प्लेटफॉर्म सेट किया गया है। तो उन्होंने उस टाइम पर इस व्यू को मोस्ट ऑफ द स्कॉलर ने इसको अडॉप्ट किया और बाद में फिर इसी व्यूज में रिफाइनमेंट हुई इन टर्म्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म से रिफाइन किया गया कि ये जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है इसमें वाकई में खामियां हैं और इसको हम जो फ्लॉज हैं उसको हम दूर करें। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो एकेडेमिया था, ना सिर्फ के ये व्यू प्रिवेल कर गया, ये जो रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम पावर डोमिनेट करेंगे या फिर पावर को बैलेंस करने के लिए यूज करेंगे, ये व्यू डोमिनेट कर गया एकेडेमिया में और साथ ही साथ न्यूक्लियर पॉलिटिक्स की इनिशिएशन हुई। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स की इनिशिएशन कैसे हुई? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू का एरा था, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रूमन के प्रेसिडेंटशिप में जापान पर न्यूक्लियर अटैक्स किए। अब पावर मैक्सिमाइजेशन के साथ एक और फैक्टर भी आया, वो था न्यूक्लियर पॉलिटिक्स का, कि हमने इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेसी को स्टडी नहीं करना, हमने सिर्फ ह्यूमन नेचर और उनके पावर सेंट्रिक स्टडीज नहीं करनी, बल्कि हमने एक और डायमेंशन अब देखना है, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, और वो है कि हम न्यूक्लियर को कब यूज करेंगे, किस तरह यूज करेंगे, वेदर इट वुड बी अ डिटरेंस और इट वुड बी अ पावर टू बी यूज्ड अगेंस्ट देयर एनिमीज, क्योंकि ये टोटल एनिलेशन था, दूसरे स्टेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना था। तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप में इंटर हो गया ड्यूरिंग 1945 एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम उस टाइम पर कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया। तो कोल्ड वॉर में जो राइवलरी थी वो बेसिकली कोवर्ट राइवलरी थी, मतलब इनडायरेक्ट राइवलरी थी, एक दूसरे को इकोनॉमिकली वीक करके पॉलिटिकल एडवांटेज लेना था। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये था कि यहाँ पर जो इंटरवेंशन होती थी, जो बैटल फील्ड सेलेक्ट किए जाते थे, वो बैटल फील्ड्स हमेशा थर्ड कंट्री के होते थे और उसमें इंटरवेंशन दोनों स्टेट्स यानी जो यूनाइटेड स्टेट्स था और यूनाइटेड स्टेट्स यूएसएसआर डायरेक्टली इंटरवीन करते थे किसी भी थर्ड स्टेट में जहां पर वो अपने ऑब्जेक्टिव को या ब्लॉक पॉलिटिक्स को प्रमोट करना चाहते थे। फिर ब्लॉक पॉलिटिक्स का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो क्या है? एक दूसरे के प्रेस्टीज पे अटैक करना, एक दूसरे के इकोनॉमी को टारगेट करना। उस टाइम पर जब इंटरवेंशन हुए तो सबसे पहला कंसर्न आया ह्यूमन राइट्स का और फिर इसकी प्रोटेक्शन के लिए सोशल वेलफेयर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई। इसी के साथ न्यू लिबरल्स का भी आगाज होता है जो कि हमने विद द रिफाइनमेंट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी या लिबरल व्यू यहाँ पर डिस्कस किया। यहाँ पर एनर्जी पॉलिटिक्स की भी बात आई, ऑयल एम्बार्गो ऑफ 1973, एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्लाइमेट चेंज भी आया। अब इन सब कोवर्ट राइवलरी की वजह से ये सारे फैक्टर इफेक्ट हुए, ये जितने भी फैक्टर हैं, ह्यूमन राइट्स हो या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो या एनर्जी पॉलिटिक हो या फिर क्लाइमेट चेंज हो, ये सारे फैक्टर इफेक्ट हुए और इन सब ने जो इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप है उसको ब्रॉडन किया, उसको एक्सपेंड किया। तो क्या इन सब पॉइंट्स के बाद जब हम ये समझ गए हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस स्ट्रक्चरली इवॉल्व हुआ और फंक्शनली एक्सपेंड हुआ, फंक्शनली मीन कि ये सारे इसके फंक्शंस थे, ये फंक्शन ये फंक्शन ये, तो फंक्शनली ये इवॉल्व हुआ और
इसकी एक्सपेंशन जो फंक्शनल एक्सपेंशन थी उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या हम इसको एक सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन का दर्जा दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है मार्टिन कैपलन्स का। मार्टिन कैपलन्स ने अपने एक बुक सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन इंटरनेशनल सिस्टम में 3 कैटेगराइजेशन बताई है। उन 3 कैटेगराइजेशन में उन्होंने बताया कि किसी सब्जेक्ट सब एकेडमिक डिसिप्लिन के होने के लिए ये लाजमी है कि उसका अपना एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो और वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एवर एक्सपेंडिंग हो, यानी वो वक्त के साथ साथ टाइम फ्रेम के साथ वो एक्सपेंड होता रहा हो। इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करते हैं कि क्या इसके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल रिलेशन के अपने थ्योरीज एग्जिस्ट करती है और वक्त के साथ साथ वो रिफाइन होती है। जैसे रियलिज्म को न्यू रियलिज्म ने रिफाइन किया, फिर न्यू रियलिज्म को क्लासिकल न्यू रियलिज्म ने रिफाइन किया, फिर लिबरलिज्म को न्यू लिबरल स्कूल ऑफ थॉट ने रिफाइन किया। इसी तरह जो बाकी मार्क्सिज्म है को न्यू मार्क्सिज्म ने रिफाइन किया। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम हर एक थ्योरी रिफाइन होती रही और उसमें रिफाइनमेंट आती रही। सेकंड कंडीशन वो ये बताते हैं कि ये जो डिसिप्लिन है, कोई भी एकेडमिक डिसिप्लिन, उसके लिए लाजमी है कि उसका अपना एक मेथोडोलॉजिकल क्राइटेरिया हो, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो। तो जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या इसका अपना मेथोडोलॉजिकल क्राइटेरिया है, और इसका आंसर हमें यस में मिलता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में रिसर्चेस होती है और इसके अप्रोचेस पर डिबेट भी होती है। तो ये क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिवली भी एग्जिस्ट करता है। द थर्ड एंड द लास्ट वन, ही सजेस्टेड कि कम्युलेटिव प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, एक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। कि इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें, एक स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी है इसकी, ठीक है। अब टर्मिनोलॉजीज डिटरेंस हो गया, पावर बैलेंस ऑफ पावर हो गया, सिक्योरिटी डिलेमा हो गया, जियोपॉलिटिकल पैराडॉक्स हो गया, इसी तरह कई सारे टर्मिनोलॉजीज है जो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज करते हैं। इसी तरह इंटेलेक्चुअल एंड कोहेरेंट बॉडी ऑफ नॉलेज मस्ट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू मार्टिन कैपलन। इसी फार्मूले के तहत वो कहते हैं कि जो कोहेरेंट बॉडी ऑफ नॉलेज है उसका एग्जिस्टेंस लाजमी है किसी भी सब्जेक्ट को एकेडमिक डिसिप्लिन का ओहदा या दर्जा देने के लिए। सो इस बेस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन इज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। सो अगर हम इन सारे डिस्कशन को फाइनली कंक्लूड करें कि हमने ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन को ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया तक ट्रेस किया और फिर ये बताया कि जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है उसने इंटरनेशनल रिलेशंस की जो वोकैबुलरी है उसे इनरिच किया, और उस इनरिचमेंट में हमें बैलेंस ऑफ पावर, सॉवरेनिटी और नॉन इंटरवेंशन या फिर हम कह सकते हैं रिकग्निशन जैसी वोकैबुलरी हमें आउटकम के तौर पर मिली। इसी तरह फिर उसके बाद हमने आईआर की एवोल्यूशन की बात की कि इंटरनेशनल रिलेशन वॉर एंड पीस से इमर्ज होता हुआ, इसका स्कोप एक्सपैंड और वाइडन होता हुआ मल्टीपल ट्रेंड्स एंड पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स के जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज होते रहे, और इसके साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्कॉलर हैं वो डिफरेंट वोकैबुलरी को भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिटरेचर में इंक्लूड करते गए और इसके स्टडी में भी इजाफा करते गए। जो लास्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि हमने इंटरनेशनल रिलेशन को एकेडमिक डिसिप्लिन का जो स्टेटस दिया है वो किस बुनियाद पर दिया, वो 3 बुनियादों पर दिया। एक है हमारे पास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एक मेथोडोलॉजिकल, सेकंड वर्ड इज मेथोडोलॉजिकल क्राइटेरिया एंड द थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ cumulative body of knowledge. Hence हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन एकेडमिक डिसिप्लिन है। Thank you for your attention. See you in the next video.